नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका के एक टीवी एंकर का बहुत चर्चा है। हर तरफ उनकी बात हो रही है, उनको कोट किया जा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किस तरह से उनके कहने का असर अमेरिका के जनमानस पर पड़ रहा है, ट्रंप के समर्थकों पर पड़ रहा है और वहाँ की पूरी सियासत पर पड़ रहा है। हालांकि एक एंकर की भूमिका या प्रभाव इतना अधिक तो नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में, लेकिन टकर कार्लसन नाम के ये जो एंकर हैं, उनकी छवि कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ जैसी हो गई है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह से छा गए हैं कि उनको कोट करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि ट्रंप के घनघोर समर्थक होते हुए भी, ट्रंप को की जीत में एक भूमिका निभाने वाले, ट्रंप की तारीफ करने वाले होते हुए भी, वो इस समय ट्रंप के घनघोर आलोचक बने हुए हैं और इस तरह की आलोचना कर रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है, उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी मेल और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तो टकर कार्लसन, जो कि कई टीवी चैनल्स में, CNN, फॉक्स न्यूज़ वगैरह में एंकर रह चुके हैं, इस समय इंडिपेंडेंटली अपना शो करते हैं, एक्स पर शो करते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर है अमेरिका में, ख़ास तौर से जो दक्षिणपंथी राइट विंग ऑडियंस है उसमें, मागा में, जो कि ट्रंप का समर्थक ग्रुप माना जाता है, उसमें उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा पिछले कुछ महीनों में क्या किया, क्या कहा है, जिसकी वजह से आज उन्हें पूरी दुनिया में कोट किया जा रहा है, उनको उनकी बात पर गौर किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो ट्रंप साहब ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है, उसके बारे में वो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि ये युद्ध, ये जंग इज़राइल की है, US की नहीं है। दिस हैपेंड बिकॉज इज़राइल वांटेड इट टू हैपन। दिस इज़ इज़राइल्स वार, दिस इज़ नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स वार। तो खुल्लम खुल्ला सीधे तौर पर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो इज़राइल की जंग लड़ रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जो जंग का फैसला है वो ट्रंप ने नहीं, नेतन्याहू ने लिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिडंट मेक द डिसीजन हियर, बेन्यामिन नेतन्याहू डिड। वही ये उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की वाइट हाउस में जो विजिट्स हुई हैं, उनके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने दबाव बनाया और इसकी वजह से ये फैसला लिया गया। और सबसे ज़्यादा जो अटैकिंग और एग्रेसिव उनका बयान रहा है वो ये रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिकी सरकार है, वो विदेशी नियंत्रण पर काम कर रही है। आवर कंट्री इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट बीइंग रन इंटायरली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अमेरिकन पीपल। यू डोंट सी अ लॉट ऑफ सॉवनिटी। मतलब अमेरिका अपनी संप्रभुता के आधार पर फैसला नहीं कर रहा है, वो अपने फैसले नहीं ले रहा है, अमेरिकी जनता के फैसले नहीं ले रहा है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो बेन्यामिन नेतन्याहू के कहने पर हो रहा है। और इसमें जो मोसाद के अधिकारी हैं, जो CIA के हेडक्वार्टर में रहते हैं और जो इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारी पेंटागन में हैं, उनकी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ये फैसला लिया गया है। ये उन्होंने अभी मार्च में ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और ये भी कहा था कि कतर और सऊदी अरेबिया जो हैं वो वहाँ उन्होंने मोसाद के एजेंट पकड़े हैं, जो कि वहाँ पर बमबारी करना चाहते थे, बम विस्फोट करवाना चाहते थे उन कंट्रीज़ में, ताकि इसका दोष ईरान पर मढ़ा जा सके, उन देशों में
अराजकता फैलाई जा सके, कियोस फैलाए जा सके गल्फ स्टेट्स में, ये भी उन्होंने दावा किया था। फिर उन्होंने एक रिलीजियस वार का भी आरोप लगाया, जो कि चाबाड मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है। उस पर यह आरोप लगाया कि वो तीसरा थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है और इसलिए ये हमला करवाया गया है। और जो होलीएस्ट प्लेसेस इन इस्लाम हैं उनको तोड़कर ये मंदिर बनवाना चाहता है। युद्ध की उन्होंने बार बार आलोचना की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो कम से कम 2-3 बार वाइट हाउस में गए हैं और उन्होंने ट्रंप से मिलकर युद्ध रोकने की कोशिश की है। बाद में उन्होंने कहा, स्ट्राइक के बाद भी कहा कि आप अपने को पुल बैक कर लीजिए, लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया। तो ये लगातार वो विदेशी हस्तक्षेप, इजरायली हस्तक्षेप, मोसाद, आईडीएफ, इन सब का नाम लेकर ट्रंप और ट्रंप सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और एक तरह से पूरे अमेरिका को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि अमेरिका अपने फैसले खुद नहीं ले रहा है। देखिए, दुनिया भर चाहे जो कहे, लेकिन अगर अमेरिका का ही कोई पत्रकार कह रहा है और वो पत्रकार राइट विंग का है, वो उस सरकार का हिमायती रहा है, उस सरकार को लाने में एक उसने इंस्ट्रूमेंट का काम किया है, अगर वही कह रहा है तो ये बहुत चुभने वाला है उस सरकार के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के लिए। लेकिन ये सच्चाई है कि वो लगातार ये कह रहा है। उसने ये भी कहा है कि CIA जो है उनकी जासूसी कर रहा है और उनको एक फॉरेन एजेंट के तौर पर दिखाने का एक मामला तैयार कर रहा है। तो ये लगातार जो कार्लसन के बयान हैं, उन्होंने पूरे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, क्योंकि कार्लसन अपने एक दक्षिणपंथी एंकर के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ दक्षिणपंथी एंकर हैं जो लगातार सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते रहते हैं। अगर उनमें से कोई पलट कर बगावत कर दे और उल्टा काम करने लगे तो ये कमोबेश वैसी ही स्थिति होगी। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मधु किश्वर जो प्रधानमंत्री की प्रशंसक होती थी, अब उन पर बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगा रही हैं। मैं उन आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने महिलाओं और सेक्स से संबंधित लगाए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री पर विदेशी शक्तियों का दबाव हो सकता है, वो दबाव में काम कर रहे हो सकते हैं। तो ये इस स्तर पर, और सुब्रमण्यम स्वामी तो ये लगातार कह ही रहे हैं। वापस लौटते हैं टकर कार्लसन पर, जो कि लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लें कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं और पहले जब ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे तब किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, किस तरह की बयानबाजी करते थे और अपने शो में क्या करते थे, उनकी छवि जो है वो किस तरह की थी। तो उन्हें एक तरह से ये माना जाता है कि वो उन्हें एक तरह से रेसिस्ट माना जाता है, एंटी सेमाइट माना जाता है, और उनको ये भी कहा जाता है कि वो रेटिंग्स के लिए कुछ भी करते हैं। उनके जो बयान होते हैं वो पॉपुलिस्ट किस्म के होते हैं, वो सेक्सिस्ट भी होते हैं, मिसोजिनिक भी होते हैं। ये उनके बारे में, और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने के मामले में वो उस्ताद हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जो दक्षिणपंथी हैं, RSS, BJP हमेशा षड्यंत्र ढूंढते रहते हैं, उनकी तरह ये भी वहाँ के दक्षिणपंथी एंकर हैं और उसी तरह की बात करते रहे हैं। तो कुछ जो इनकी सोच है उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। कार्लसन ने बार बार कहा कि डेमोक्रेट्स मास इमिग्रेशन के जरिए लीगेसी अमेरिकन्स को, यानी जो वहाँ के वाइट अमेरिकी हैं, गोरे हैं, उनको जो बाहर से आने वाले हैं उनसे रिप्लेस करना चाहते हैं ताकि अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें। ये उनका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो राइट विंग के समर्थक हैं उनको बहुत पसंद आती है, और वो इसे मानते हैं कि वाइट नेशनलिस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में जानी जाती है कि ये वाइट जो नेशनलिस्ट हैं उनको अल्पमत में लाने की कोशिश है। ये एक कॉन्स्पिरेसी
वहाँ यानी डेमोग्राफिक चेंज करके आबादी की बनावट में बदलाव करने की एक थ्योरी गढ़ी गई है। हमारे यहाँ भी उसी तरह से दक्षिणपंथी गढ़ते हैं कि मुसलमानों की संख्या इतने साल बाद इतनी हो जाएगी तो हम अल्पमत में हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ये आप सुनते रहते हैं, लगभग वही पॉलिटिक्स वहाँ भी है और ये एंकर भी वही करते रहे हैं। इनको मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को एक्सट्रीमली प्रिमिटिव, बहुत ही पुरातन कहा है और उन्हें डॉग्स की तरह भी बताया है और उन्होंने रेप को भी डिफेंड किया है महिलाओं के साथ। इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक नॉमिनी जज थी एलेना कागन, उनके बारे में कहा था कि मैं उनको कंफर्म करने के लिए वोट नहीं देता क्योंकि वो आकर्षक नहीं है, सुंदर नहीं है। कार्लसन ने इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी। रेस और माइनॉरिटीज़ पर भी उनके कमेंट्स आप जान सकते हैं। इराकीज़ को उन्होंने प्रिमिटिव मंकीज़ कहा था, ये इसके टेप्स भी मौजूद हैं। उन्हें आदिकालीन बंदर कहा था। अफगानिस्तान के बारे में कहा था कि नेवर बी अ सिविलाइज्ड कंट्री बिकॉज द पीपुल आर नॉट सिविलाइज्ड। असभ्य हैं अफगानिस्तान के लोग, वो कभी सभ्य नहीं होंगे, ये कहा था। वाइट सुप्रीमेसी को नॉट ए रियल प्रॉब्लम इन अमेरिका कहा था, जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ अब गोरों की जो ये भावना है कि वो श्रेष्ठ हैं दूसरे रेस से, ये वहाँ की उनका सोच है। इसी तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट को उन्होंने कहा था डेफिनेटली नॉट अबाउट ब्लैक लाइव्स, उसको खारिज करने की कोशिश की थी और उसे मॉब मेंटेलिटी बता दिया था। कोविड में जैसे वैक्सीन के बारे में ट्रम्प कहते थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे और जितने भी दक्षिणपंथी लोग कहते थे उसी तरह वो भी कहते थे। इसी तरह से जो 6 जनवरी को कैपिटल में राइट हुए थे, जो ट्रम्प के समर्थकों ने हमला कर दिया था, उसको उन्होंने कहा था फॉल्स फ्लैग और कहा था कि ये ट्रम्प के समर्थकों ने नहीं किया था बल्कि FBI ने करवाया था। यानी यहाँ भी एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ले आए थे दक्षिणपंथियों को बचाने के लिए। और राइटर्स को जो दंगेबाज थे, दंगाई थे, उनको कहा था कि वो तो टूर गाइड्स जैसे हैं। इसी तरह से उन्होंने इलेक्शन फ्रॉड के बारे में जो ट्रम्प कह रहे थे उसको सही ठहराया था, उस ट्रम्प का समर्थन किया था। तो ये लगातार उनका रोल रहा है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो पुतिन की तारीफ़ करते रहे हैं और जो यूक्रेन वार हो रही उसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट भर कहा था, ये तो ज़मीन की लड़ाई है और उससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। और ये जो बाकी जो इज़राइल को लेकर हैं, मोसाद को लेकर हैं, इज़राइल लॉबी जो है उसके बारे में भी उन्होंने कमेंट किए हैं। AIPAC जिसको कहते हैं, अमेरिका में किस तरह से वो हावी है, इसके बारे में वो लगातार कमेंट करते रहे हैं। तो ये उनका चरित्र रहा है, कैरेक्टर रहा है। लेकिन असल बात ये है कि आज जिस तरह से वो ट्रम्प को और ट्रम्प सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किस तरह से इज़राइल, नेतन्याहू, मोसाद के दबाव में हैं और सारे फैसले ट्रम्प नहीं ले रहे हैं बल्कि ये नेतन्याहू ले रहे हैं, मोसाद के दबाव में लिए जा रहे हैं, या यहूदी लॉबी जो है IPAC उसके दबाव में लिए जा रहे हैं। ये उनका तर्क है, ये उनका नैरेटिव है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी मजबूत हो रहा है, काफ़ी विश्वसनीय हो रहा है। और चूँकि पूरी घटनाएं और परिस्थितियां ऐसी रही हैं, मसलन एप्स्टीन फाइल्स का मामला जो आया है, जो जेफरी एप्स्टीन थे उनकी भूमिका का है, तो वो सारा मोसाद कनेक्शन उसमें से भी दिखता है। और इसीलिए मोसाद, एप्स्टीन फाइल्स, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कनेक्टेड हो जाते हैं। CIA भी उसमें जुड़ जाती है और ये कटघरे में ट्रम्प साहब खड़े हो जाते हैं। तो टकर कार्लसन बेशक दक्षिणपंथी हैं, बेशक नस्लवादी हैं, बेशक सेक्सिस्ट हैं, मिसोजिनिक हैं, बेशक गोरों की श्रेष्ठता को मानने वाले हैं, बेशक वो जो प्रवासी
मूल के वहाँ अमेरिकी हैं, उनका विरोध करने वाले हैं, उनके प्रति नफरत रखते हैं, उन्हें गंदा भी बता चुके हैं वो। ये तमाम चीज़ें उनके स्वभाव में हैं, उनकी विचारधारा में हैं, उनके कार्यकलापों में। लेकिन अगेन, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उनकी इस तरह से पहचान बन रही है, इस तरह से उनको देखा जा रहा है, तो इसीलिए कि एक बड़ा सच अमेरिका के बारे में बोलने की वो हिम्मत दिखा रहे हैं। और वो सच यही है कि अमेरिका किस तरह से यहूदी लॉबी के नियंत्रण में है, किस तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू और मोसाद ने ट्रंप को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फांस कर रखा हुआ है। और फैसले वो नहीं ले रहे हैं, अमेरिका नहीं ले रहा, अमेरिका के लोग नहीं ले रहे हैं, अमेरिका की सरकार नहीं ले रही है, कोई और ले रहा है। यानी अमेरिका अपनी संप्रभुता गंवा चुका है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है अमेरिका के बारे में, जो कि आम तौर पर दूसरे लोग तो कहते आए हैं, खुद अमेरिकन्स नहीं कहते। अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवियों ने भी इस ओर इशारा किया है और लगातार करते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि यहूदी लॉबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया अमेरिकी पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो विदेश नीति की पर निर्भरता है, या जो राष्ट्रीय फैसले कहीं बाहर से लिए जा रहे हैं, ये पहली बार, या हो सकता है पहले भी हुआ हो, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। इसलिए टकर कार्लसन पूरे अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।